एपिसोड 39 राघवेंद्र के अतीत का सच। रामसेन का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रेम और उसके साथी कुछ देर चिता के पास ही खड़े रहते हैं। शाम के वक्त जब चिता की अग्नि शांत हो जाती है तब राघवेंद्र प्रेम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में रात हो जाएगी। जंगल से बाहर जाने से पहले प्रेम चिता को देखते हुए तेज और साफ आवाज में कहता है, महाराज, आज तक आपने जितनी भी पाप किए हैं, मैं उन सभी पापों का फल आपको दूंगा और पूरा राज्य देखेगा कि उनके प्यारे महाराज किस तरह के इंसान है। इतना कहकर प्रेम बिना किसी के लिए रुके वहां से चला जाता है। प्रेम के पीछे पीछे बाकी सभी भी चल देते हैं और कुछ ही देर में जंगल से बाहर आ जाते हैं। उत्तरी पूर्व घाटी के जंगलों से बाहर आकर राम सहाय झाड़ियों के पीछे छिपी हुई अपनी घोड़ा गाड़ी को बाहर निकलता है और राज्य में वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजकुमार, अब हमें चलना चाहिए। प्रेम राम सहाय को मना करते हुए कहता है, नहीं, इस वक्त हमारा राज्य में खुले तौर पर जाना सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर प्रेम कुछ सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद प्रेम देवकला और सुमति की तरफ देखते हुए कहता है, सुमति और देवकला, तुम दोनों मेरी घोड़ा गाड़ी लेकर राज्य वापस चले जाओ। मैं राम सहाय और राघवेंद्र तीनों शक्ति प्रदर्शन वाले दिन तुम्हें मिलेंगे। प्रेम की बात सुनकर सुमति प्रेम से पूछता है, राजकुमार प्रेम, लेकिन आप लोग तब तक कहाँ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त राज्य में महाराज के सैनिक आपको हर जगह तलाश कर रहे होंगे। अगर आप इस वक्त राज्य में जाएंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। सुमति की बात सुनकर प्रेम कहता है, मुझे इस वक्त नहीं पता है कि मैं इसके बाद कहां जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग यहां से जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग जल्द से जल्द राज्य नहीं पहुंचे तो महाराज और सैनिकों को तुम्हारी तलाश में भेज देंगे। प्रेम की बात सुनकर देवकला कहती है, राजकुमार प्रेम, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। देवकला की बात सुनकर सुमति उपवास उड़ाने के अंदाज में रहती है। देवकला, क्या तुम राजकुमार प्रेम को फंसाना चाहती हो? तुम्हारे पिता सेनापति हैं। अगर राजकुमार प्रेम तुम्हारे घर छुपाने के लिए चले गए तो सेनापति तुरंत महाराज को इस बारे में बता देंगे। सुमति की बात सुनकर देवकला शांत हो जाती है। उसे यह याद ही नहीं था कि उसके पिता खुद महाराज के लिए काम करते हैं। प्रेम कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे पता है कि महाराज से हमें कौन बचा सकता है। इतना कहकर प्रेम राम सहाय को साथ चलने का इशारा करते हुए सभी से कहता है, ठीक है देवकला और सुमति, तुम दोनों मेरी घोड़ा गाड़ी लेकर राज जाओ और राघवेंद्र, तुम अब अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हो। इतना कहकर प्रेम राम सहाय के साथ वहां से जाने लगता है। तभी राघवेंद्र प्रेम को रोकते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यह बात महाराज के विषय में है। महाराज का जिक्र सुनकर प्रेम चलते चलते रुक जाता है और कुछ सोचकर राघवेंद्र को भी अपने साथ चलने का इशारा करता है, जिसके बाद सुमति प्रेम की घोड़ा गाड़ी लेकर राज्य की तरफ तेजी से चली जाती है और प्रेम, राघवेंद्र और राम सहाय तीनों छिपकर दूसरे मार्ग से राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसका रास्ता सम सहाय ने बताया था। जिस वक्त राजकुमार प्रेम की मां राजकुमार को छोड़कर चली गई थी, उस वक्त से ही राम सहाय ने हर परिस्थिति से प्रेम को बवाने के लिए राज्य से बाहर और अंदर जाने के हर रास्ते को ढूंढा था। आज वही रास्ते प्रेम और राम सहाय को राज्य के अंदर सुरक्षित ले जाने के काम आ रहे थे। रात के दूसरे प्रहर में प्रेम, राम सहाय और राघवेंद्र एक पेड़ के ऊपर छिपे हुए थे। प्रेम पेड़ से रास्ते के दूसरी तरफ ध्यान से देख रहा था। राम सहाय रास्ते के दूसरी तरफ देखते हुए प्रेम से कहता है, राजकुमार, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह इंसान हमारी मदद करेगा? प्रेम पेड़ से झांकते हुए कहता है, राम सहाय, क्या तुम्हें पता है कि इंसान को जब उस चीज का लालच दिया जाता है जिस चीज की उसको जरूरत होती है, तो वह अपने दुश्मन का भी साथ दे देता है। इतना कहकर प्रेम पेड़ से उतरकर अंधेरे में छिपते हुए रास्ते के दूसरी तरफ जाने लगता है। प्रेम के पीछे पीछे राम सहाय और राघवेंद्र भी रास्ते को दूसरी तरफ चले जाते हैं। प्रेम लोगों की नजर से बचते हुए घर के अंदर घुस जाता है। राम सहाय और राघवेंद्र भी प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन एक कमरे से रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे से रोशनी बाहर आती देखकर राघवेंद्र धीरे प्रेम के कान में कहता है, राजकुमार, यह किसका घर है और यहाँ कौन है? लेकिन इससे पहले प्रेम राघवेंद्र को जवाब देता कमरे से किसी विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर प्रेम, राम सहाय और राघवेंद्र चौंक जाते हैं। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, किसी के कमरे से बाहर आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर प्रेम, राम सहाय और राघवेंद्र को छिपने का इशारा करता है और खुद भी एक खंबे के पीछे छिप जाती है। सभी के छिपते ही कमरे के अंदर से एक बूढ़ा इंसान बाहर आता है।
जिसका चेहरा धुएं की वजह से काला पड़ चुका था। प्रेम जिस खंबे के पीछे छिपा था उसी के पास राघवेंद्र भी छिपा था। बूढ़े इंसान के काले चेहरे को देखकर राघवेंद्र प्रेम से डरते हुए धीमी आवाज में कहता है, राजकुमार, क्या आप हम सबको किसी भूत के घर लेकर आए हैं? राघवेंद्र की बात सुनकर प्रेम उसे घूरते हुए कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो और सामने देखो। प्रेम की डांट सुनकर राघवेंद्र चुप हो जाता है और सामने देखने लगता है। कमरे से बाहर आकर बूढ़ा इंसान पानी से अपने चेहरे को साफ करते हुए कहता है, लगता है मैं कभी इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते हुए बूढ़ा इंसान अपने चेहरे को साफ करके अपना चेहरा ऊपर उड़ाता है। बूढ़े इंसान का चेहरा देखकर राघवेंद्र अविश्वास से कहता है, यह तो वैद्य देवदत्ता है। शायद राघवेंद्र को इस बात का ध्यान नहीं था कि उसकी आवाज काफी तेज थी। किसी की आवाज सुनकर वैद्य देवदत्ता अपने चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन है? कौन है यहां पर? सामने आओ। वैद्य देवदत्ता की बात सुनकर कुछ देर शांति रहती है, फिर एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, मैंने नहीं सोचा था कि वैद्य जी अपने घर में इस तरह से रहते हैं। आवाज सुनकर वैद्य देवदत्ता कुछ पल शांत रहते हैं, फिर अपनी आंखों में चमक लेकर कहते हैं, राजकुमार प्रेम, आप यहाँ। वैद्य देवदत्ता के इतना कहते ही प्रेम खंबे के पीछे से निकालकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे राघवेंद्र और राम सहाय भी बाहर आ जाते हैं। प्रेम के साथ दो और लोगों को अपने घर में देखकर वैद्य देवदत्ता चौंक जाते हैं। वैद्य देवदत्ता उन दोनों लोगों में से राम सहाय को जानते थे, लेकिन राघवेंद्र उनके लिए अनजान था। इसीलिए वैद्य देवदत्ता प्रेम की तरफ देखकर उससे पूछते हैं, राजकुमार प्रेम, आपके साथ यह कौन है और आप मेरे घर तक कैसे पहुंचे? असल में राज्य के किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि वैद्य देवदत्ता कहाँ रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादातर समय अपनी वैद्यशाला में रहते थे। इसीलिए अपने घर में राजकुमार प्रेम को देखकर वैद्य देवदत्ता आश्चर्य में थे। लेकिन शायद वैद्य देवदत्ता को यह नहीं पता था कि प्रेम एक प्रोफेशनल चोर है, जो इंसानों के धन के साथ साथ उनके घर का भी ठिकाना पता लगा सकता है। प्रेम वैद्य देवदत्ता के पूछने पर राघवेंद्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह राघवेंद्र प्रताप सिंह है और यह मेरा मित्र भी है। राघवेंद्र प्रताप सिंह पर जोर देते हुए वैद्य देवदत्ता अपने मन में कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आता है और वह वापस मुद्दे पर आते हुए कहते हैं, लेकिन राजकुमार प्रेम, आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं और इनको यहाँ क्यों लाए हैं? प्रेम वैद्य देवदत्ता के पूछे गए सवाल का जवाब देने के बजाय जिस कमरे से वैद्य देवदत्ता बाहर आए थे उस कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है आप इस वक्त काफी व्यस्त हैं, इसीलिए मैं फिर कभी आता हूं। इतना कहकर प्रेम वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। प्रेम वहां से जाता उससे पहले वैद्य देवदत्ता मुस्कुराते हुए प्रेम से कहते हैं, नहीं राजकुमार प्रेम, मैं किसी जरूरी काम को नहीं कर रहा हूं, आप बताइए आपको मेरी क्यों जरूरत पड़ी? प्रेम जब सुनिश्चित हो जाता है कि अब सही समय है वैद्य देवदत्ता से बात करने का, तो प्रेम सीधे सीधे अपना प्रस्ताव बताते हुए कहता है, वैद्य जी, आप एक प्रतिभाशाली वैद्य है, लेकिन प्रकृति के नियम आप पर भी लागू होते हैं और समय के साथ आपका शरीर भी बूढ़ा होता जाएगा। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता उलझन से पूछते हैं, राजकुमार प्रेम, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? साफ साफ कहिए। वैद्य देवदत्ता को सही मुद्दे पर आता देखकर प्रेम मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और अपना एक पर दूसरे पैर रखते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप साफ साफ बात करना चाहते हैं तो यही सही। इतना कहकर प्रेम एक लंबी सांस लेकर कहता है, मैंने सुना है कि आपने बहुत समय तक पुनर्गठन विद्या को समझने में व्यतीत कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें असफलता ही मिली है। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं आपको पुनर्गठन विद्या दे सकता हूं, जिससे आप अपने शरीर का नवनिर्माण कर सकते हैं और अपनी वृद्धि अवस्था को खुद से दूर रख सकते हैं। प्रेम की बात सुनकर वैद्य देवदत्ता की आंखों में चमक आ जाती है। प्रेम का साथ देने की वजह है यही थी कि वह प्रेम से पुनर्गठन विद्या लेना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि यह काम जबरदस्ती या ताकत के बल पर नहीं हो सकता है। इसीलिए जिस दिन प्रेम अपने ऊपर से आरोपों को हटा रहा था, उस वक्त वैद्य देवदत्ता ने प्रेम की मदद की थी, इस उम्मीद में कि प्रेम आगे चलकर उन्हें पुनर्गठन विद्या दे देगा। लेकिन वैद्य देवदत्ता नहीं कभी नहीं सोचा था कि वह सुनहरा दिन इतनी जल्दी उनकी जिंदगी में आ जाएगा। वैद्य देवदत्ता अपनी आंखों में चमक लेकर प्रेम की तरफ देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, राजकुमार प्रेम, मुझे अच्छा लगा यह देखकर कि आप अपनी बात साफ साफ करते हैं। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराकर बिना समय गवाए कहता है, मुझे महाराज को मारना है और उनकी जगह एक नए राजा को नियुक्त करना है जो राज्य को अच्छी तरह संभाल सके। महाराज को मारने की बात सुनकर वैद्य देव दत्ता के साथ साथ राघवेंद्र और राम सहाय सभी हड़बड़ा जाते हैं और अविश्वास से प्रेम को देखने लगते हैं। किसी राज्य के राजा को मारने की बात कहना भी एक अपराध था, लेकिन प्रेम यह बात इस तरह से कह रहा था मानो यह बात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। असल में प्रेमी कभी किसी को मारा नहीं था, लेकिन अपने साथ पुरानी दुनिया में हुए धोखे से और रामसेन की मृत्यु देखकर अब उसे किसी अपराधी को करने में कोई हिचक नहीं हो रही थी। वैद्य देव दत्ता खुद को संभालते हैं और प्रेम को समझाते हुए कहते हैं, राजकुमार प्रेम, मैं मानता हूं कि महाराज अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और उन्होंने बहुत से निर्दोष लोगों की जान भी ली है, लेकिन हम उन्हें इस तरह मार नहीं सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो सारी प्रजा का विश्वास राज परिवार के लिए खत्म हो जाएगा और सभी विद्रोह पर उतर आएंगे। वैद्य देव दत्ता की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए राम सहाय भी कहता है, हाँ राजकुमार, यह सच है। अगर अचानक से महाराज की मृत्यु हो गई तो राज्य में अशांति फैल जाएगी और दुश्मन देश इस बात का फायदा उठाकर राज्य पर आक्रमण भी कर सकता है। राम सहाय और वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम अपना सरहा में हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो महाराज के खिलाफ हमारे लिए खड़ा हो सके, जिसके माध्यम से हम महाराज को उनके किए गए कामों की सजा दे सकते हैं। प्रेम की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो महाराज के खिलाफ खड़ा हो सके, ऐसा व्यक्ति मिलन बहुत मुश्किल है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि तभी राघवेंद्र की आवाज आती है, मैं महाराज के खिलाफ जाऊंगा क्योंकि महाराज के साथ मेरा पुराना हिसाब बाकी है। राघवेंद्र की बात सुनकर सभी लोगों का ध्यान राघवेंद्र की तरफ जाता है। सभी का ध्यान अपनी तरफ देखकर राघवेंद्र अपना सर नीचे करते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। जिस पर प्रेम अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रेम की हाँ देखकर राघवेंद्र बात को शुरू करते हुए कहता है, मेरी मां महल में एक दासी थी, लेकिन वह सभी दासियों में सबसे अधिक खूबसूरत थी। उस धोखेबाज महाराज ने मेरी मां को झूठा दिलासा दिया कि वह उनसे विवाह कर लेंगे, जिसकी वजह से मेरी मां ने महाराज को अपना तन मन और आत्मा सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन जब महाराज का विवाह बड़ी रानी के साथ हुआ तब मेरी मां को एहसास हुआ कि महाराज ने उनसे झूठ बोला है। इतना कहते कहते राघवेंद्र की आंखें नम हो जाती हैं। राघवेंद्र आगे बताते हुए कहता है, जब मेरी मां को महाराज की सच्चाई पता चली तो वह महाराज से इस विषय पर बात करने के लिए पहुंच गई, लेकिन महाराज ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। महल से बाहर निकाले जाने के बाद मेरी मां दूसरे राज्य चली गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है। जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं 3 वर्ष का था तब मेरी मां महाराज के पास वापस आई, इस उम्मीद से कि महाराज मुझे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महाराज ने मेरी मां की कोई बात नहीं सुनी और सैनिकों से कहकर मेरी मां का सर धड़ से अलग कर दिया और मुझे देव आध्यात्मिक जंगल में छुड़वा दिया ताकि मैं वहीं पर किसी जानवर का शिकार हो जाऊं। इतना कहते कहते राघवेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और वह अपनी मुट्ठियां करते हुए कहता है, मैं महाराज को उनके किए गए हर अपराध की सजा देना चाहता हूं। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है कि आप लोग मुझे और बाकी सभी निर्दोषों को इंसाफ दिलाई और महाराज को उनके किए गए कामों की सजा दें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। To be continued, please read more to the next chapter.